Now, we had finished the complete theory portion of chemical kinetics. Chemical kinetics के जितने भी कंसेप्ट और फंडामेंटल्स है वहाँ मैंने डिटेल में एलाबोरेट में आपको समझा दिए। मैंने कुछ इलस्ट्रेशंस भी आपको आखिरी में कराए थे। अब क्यों ना हम केमिकल काइनेटिक्स के स्टडी पैकेज के कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डाउट्स डिस्कस करते हैं। मैं आज सबसे पहले पीएफपी के डाउट्स डिस्कस कराना चालू करता हूं और जिन प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व करूंगा दे आर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का 4th प्रॉब्लम, 6th प्रॉब्लम, 11th प्रॉब्लम, 12th प्रॉब्लम, 23rd प्रॉब्लम एंड सो ऑन। इसके बाद आगे जैसे जैसे आपके डाउट्स आते जाएंगे मैं उन्हें सॉल्व भी करवाते जाऊंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस 4th प्रॉब्लम। 4th प्रॉब्लम को जरा ध्यान से पढ़े। इट्स अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट व्हिच इज बीइंग टॉट इन द क्लास। द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर हैव गॉट forward rate constant of 1.1 into 10 to the power minus 2 and the rate constant for the backward reaction is 1.5 into 10 to the power minus 3 per minute respectively. Calculate the equilibrium constant of this reaction. इसका equilibrium constant पूछा गया है। This is the hydrolysis of ester. It gives acid and alcohol. रिकॉल कीजिए हमने 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था और वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आया था इस बात को भी समझा था। और इधर केमिकल काइनेटिक्स में हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट के बारे में भी समझे हैं। किस तरीके से हम लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट इनटू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड बैकवर्ड rate of backward reaction is backward rate constant into the active masses of product. हम इस तरीके से rate of forward reaction और rate of backward reaction लिखते हैं। Rate of forward reaction is forward rate constant into active masses of product. Rate of backward reaction is backward rate constant into active masses of reactant. अब हम कहते हैं at equilibrium, एट इक्विलिब्रियम जो कंसेप्ट है वहां हम ऐसे लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और फिर हम के एफ इंटू दिस इज इक्वल टू के बी। दिस इज रिएक्टेंट ए बी, दिस प्रोडक्ट सी एंड डी। इसे मैं ए लिख रहा हूं, दिस इज बी, दिस सी एंड डी। और फिर हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज सी एक्टिव मास ऑफ सी इंटू डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए इंटू बी एंड दिस के एफ अपॉन के बी। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वुड बी गिवन बाय के एफ अपॉन के बी। दिस इज 1.1 into 10 to the power minus 2 upon 1.5 into 10 to the power minus 3. It's 11 upon 1.5 or 22 by 3. This is equilibrium constant. In this particular problem, chemical kinetics और equilibrium, chemical equilibrium, उन दोनों का कंसेप्ट मिला के हमने यह चीज 11th क्लास में ही लिखी थी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरह से आता है और वह फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट होता है। नाउ नोट इट डाउन, इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम।
और सिक्स्थ प्रॉब्लम को अब हम ध्यान से देखना चालू करें। सिक्स्थ प्रॉब्लम देखने से पहले हम एक ग्राफ को जरा ध्यान से देखें। वह ग्राफ इस तरह से बनाया हुआ है, इस तरीके से बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और एग्जैक्टली इधर से ए का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए। और जरा पैटर्न को ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से यह वेरिएशन हो रहा है। दिस इज 0.6, initial concentration of B is 0 and final concentration of B is 0.6, while initial concentration of A is 0.6 and the final concentration of A is, this is ध्यान से देखिए 0.3, 0.3. After 1 hour, 2 hour पर दोनों बराबर हो रहे हैं। After 1 hour, this is the situation. This is 0.2 और 1 hour के बाद this is 0.5. Now, अब हम प्रॉब्लम्स को देखना चालू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ n. A gives you n times b. इधर n की वैल्यू पूछी है। अब आप देखिए, when A decreases by 0.3 moles per liter, A में जो डिक्रीमेंट हो रहा है वह 0.3 मोलारिटी का हो रहा है, और इसी दौरान B में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, B increases by 0.6 molar. When A decreases by 0.3, B increases by 0.6. और वही चीज हम इधर भी देखें, when A decreases by 0.1, B increases by 0.2. इस बात को देखकर मैं कहता हूं n must be equal to 2, A must be equal to 2B. The problem is based over graphical method. इसमें ग्राफ को बस ध्यान से देखना है, और ग्राफ को ध्यान से देखकर यह कंक्लूड कर लेना है, the increment in B is double the decrement in A. The increment in B is always double the decrement of A. A जितना भी कम हो रहा है, B उसका दुगना इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स A must be giving you 2B. या देखिए, इधर A 0.1 मोलर से कम हुआ तो B 0.2 मोलर से बढ़ गया, A इधर 0.3 मोलर से कम हुआ तो B 0.6 मोलर से बढ़ गया। That's why A must be giving you 2B. This must be the reaction, and N must be equal to 2. Then second, the equilibrium constant. अब यह रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम में है तो इसका कांस्टेंट पूछा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मस्ट बी एक्टिव मास ऑफ B स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ A, B स्क्वायर अपॉन A। अब देखिए, एट इनफाइनाइट टाइम व्हेन B बिकम्स कांस्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ B इज 0.6 molar whole square, while after infinite time when A becomes constant, it's 0.3 molar. So this is equilibrium constant is 1.2 molar. This is the second part. Then the third part, they ask what is the initial rate of conversion of A. Initial rate of conversion of A, जरा देखिए, A इनिशियली किस रेट से कन्वर्ट हो रहा है, वह इधर से इधर तक दिख रहा है। इनिशियल डेल्टा A बाय डेल्टा T इज, इनिशियली A डिक्रीज हो रहा है, 0.1 मोल पर लीटर कम हुआ है in 1 hour. This is 1 hour. So this is the initial rate of conversion of A. It's a decreasing, hence negative, and it decreased by 0.1 mole in 1 hour.
ग्राफिकल मेथड से हमें यह चीज देखकर इस तरीके से लिख देना है। ध्यान से प्रॉब्लम को देखिए, ध्यान से आंसर को देखिए, नोट इट डाउन। विल मूव ऑन टू 11th प्रॉब्लम। Now, let us go through this 11th problem। 11th प्रॉब्लम में देखिए क्या डेटा दे रखा है, क्या पूछा गया है, कैसे सॉल्व करेंगे। इन अर्हेनियस इक्वेशन ऑफ सर्टन रिएक्शन, अर्हेनियस इक्वेशन की बातचीत की जा रही है। हम अर्हेनियस इक्वेशन जैसे ही पढ़ते हैं उसी समय यह इक्वेशन हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। रेट कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू के is equal to a into e to the power minus ea upon rt. This is Arrhenius equation. The value of a is given and ea is given. Activation energy a is 4 into 10 to the power 13. This is pre-exponential factor, and the activation energy is this pre-exponential factor is in per second, and activation energy is 98.6 kilojoule per mole. This is activation energy. ध्यान रहे इन वैल्यूज को लिखते समय यूनिट का विशेष ध्यान हमेशा रखें। यूनिट यदि आपने विशेष ध्यान से नहीं देखी तो आप निश्चित गलती कर बैठोगे। जब भी इस तरह का डेटा आप नोट डाउन कर रहे हैं तो यूनिट पर खास फोकस करना ही चाहिए। इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एट व्हाट टेम्परेचर विल द हाफ लाइफ पीरियड, एट व्हाट टेम्परेचर द हाफ लाइफ पीरियड इज 10 मिनट्स। अब देखिए एक्सपोनेंशियल की पावर जो भी कुछ है इसका यूनिट तो 0 होना चाहिए, इसका ये यूनिट लेस डायमेंशनलेस होना चाहिए। ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का यूनिट पर सेकेंड दे रखा है, मतलब इस तरफ आरएचएस में जो यूनिट है पर सेकेंड है, मतलब के भी पर सेकेंड में चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ मिनट में दे रखी है, तो क्यों ना सबसे पहले हम हाफ लाइफ को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर ले। ये जो 10 मिनट्स है इसको हम 10 into 60 सेकेंड्स लिखते हैं। अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम अच्छी तरह से जानते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज 0.693 ऑफ हाफ लाइफ, so it's 0.693 of 600 पर सेकेंड। यह रेट कांस्टेंट आ गया। अब सीधा सीधा इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। इस इक्वेशन में 0.693 अपॉन 600 पर सेकेंड हमने इधर रखा के की जगह, ए की जगह पर हम लिख देंगे 4 into 10 to the power 13 पर सेकेंड, और e टू द पावर माइनस EA एक्टिवेशन एनर्जी की जगह पर हम लिखेंगे 98.6 किलो जूल पर मोल। R की जगह पर हम क्या लिखेंगे जरा देखिए, R जब एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में है तो R की वैल्यू भी जूल में लिखी जानी चाहिए। इट्स 8.31 जूल पर मोल, और टेम्परेचर T पर डिग्री केल्विन टेम्परेचर T। हम क्यों ना यहीं कहीं लॉग लेकर लिख दें, नेचुरल लॉग ऑफ 0.693 अपॉन 600 पर सेकेंड कैंसिल होता हुआ दिख ही रहा है, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 4 into 10 to the power 13 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ E, तो पावर नीचे आ जाएगा 98.6 into 10 to the power 3,
किलोजूल पर मोल कैंसिल अपॉन 8.31 into temperature T. Solve it to get the temperature T. आप इसे सॉल्व कर लीजिए, टेम्परेचर T की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर K की यह वैल्यू होगी और हाफ लाइफ 10 मिनट्स होगा। Solve it, check it. Now we'll move on to 12th problem. Now let's move on to 12th problem. 12th प्रॉब्लम को बड़ी समझदारी से करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है। अ वायरस प्रिपेयर्ड इन अ केमिकल बाथ शो इनएक्टिवेशन प्रोसेस ओबेइंग फर्स्ट ऑर्डर। इनएक्टिवेशन ऑफ virus. It's a first order phenomena. Calculate rate constant of viral activity, viral inactivation activity, if in the beginning 1.5% of virus inactivated in 1 minute. Also calculate time required for 50% inactivation and time required for 80% inactivation. अब देखिए, इट्स अ सिंपल प्रोसेस, सिंपल प्रॉब्लम इन फैक्ट। हम जब कह रहे हैं इनएक्टिवेशन ऑफ वायरस इज अ फर्स्ट ऑर्डर फिनोमेना, और आप एक बात और देखिए, इधर ऑब्जर्व करा गया है 1 मिनट के लिए। फॉर 1 मिनट ऑब्जर्वेशन इज मेड एंड ड्यूरिंग दैट ऑब्जर्वेशन ऑफ 1 मिनट वी फाउंड दैट 1.5% ऑफ वायरस इज इनएक्टिवेटेड। मैं इधर से ही कंक्लूजन लगाऊंगा। सबसे पहले तो मैं वायरल इनएक्टिवेशन के लिए यह लिख देता हूं, रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ए, और इस रेट को मैं लिख देता हूं माइनस ऑफ डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू के इंटू ए। और फिर मैं क्या करता हूं, माइनस ऑफ डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू के डेल्टा टी। अब नाउ ऑब्जर्व दैट delta t is 1 minute and delta a by a is 1.5% or 0.015. This is minus of delta a by delta t. तो मैं इधर इस बात को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 0.015 is equal to k into 1 minute. So we obtained the value of k. k की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.015 per minute. Like this we concluded the value of k. अब so half life is 0.693 by k. So half life is 0.693 by 0.015 minutes. और जितनी हाफ लाइफ है वही 50% इनएक्टिवेशन हुआ। तो पहले का आंसर हुआ फॉर 50% इनएक्टिवेशन time required would be equal to half life, which would be equal to 0.693 upon 0.015 minutes.
अब जो सेकेंड पार्ट है इसमें 80% इनएक्टिवेशन चाहिए, तो सेकेंड पार्ट के लिए मैं यह लिख देता हूं t इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए। तो टाइम t इज 2.303 और k की जगह पर मैं लिखूंगा 0.693 सॉरी 0.015, k is 0.015, k is 0.015 into log of a नॉट की जगह पर 100 और a जब 80% इनएक्टिवेटेड है तो 20% बचा रह जाएगा। दिस इज व्हेन, मैं इधर लिखता हूं, व्हेन 80% inactivated, then A would be equal to 20%। और अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। दिस टाइम वुड बी ग्रेटर देन 2 हाफ लाइफ। 2 हाफ लाइफ से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि 1 हाफ लाइफ में 50% इनएक्टिवेटेड है, 2 हाफ लाइफ में 70% इनएक्टिवेटेड हो जाएगा, तो 80% इनएक्टिवेटेड होने के लिए टाइम वुड बी ग्रेटर देन 2 हाफ लाइफ। सॉल्व करके चेक कर लीजिए, यदि ऑब्जेक्टिव होगा तो मैं हाफ लाइफ पहले में मार्क कर दूंगा और देख लूंगा 80% इनएक्टिवेशन के लिए कौन सा ऑप्शन 2 हाफ लाइफ से हल्का सा ज्यादा दिख रहा है, मैं उससे मार्क कर दूंगा। दिस 12th प्रॉब्लम। आई विल ऑल्सो सॉल्व 17th प्रॉब्लम एंड 19th प्रॉब्लम। 17th और 19th प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करूंगा। 23rd के पहले 17th और 19th सॉल्व कर दूंगा। प्लीज नोट इट डाउन। Now let's move on to 17th प्रॉब्लम। अब हम पहले 17th प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, 17th और 19th के बाद 23rd कराता हूं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। वी हैव गॉट सम थर्मल डिकम्पोजिशन एंड इट फॉलो फर्st order reaction. It's a first order reaction. 50% decomposed, 50% decomposed in 120 minutes. मैं यह बात पढ़ते से ही कंक्लूड कर लेता हूं that half life is 120 minutes. इस बात को समझते से ही मैं यह भी कंक्लूड कर लेता हूं that rate constant is 0.693 upon 120 per minute. यह बात मैं यहीं पर लिख देता हूं। How long will it take for 90% to decompose? For 90% decomposition उन्होंने टाइम पूछा है। अब हम यह बात बता दें, when 90% is decomposed means 10% remain. This imply that 10% remains. अब जो हम इक्वेशन लगाएंगे, that is this equation, time is equal to 2.303 upon k log of a naught upon a. a naught हम 100 रख देंगे, 100% इनिशियल है, and remaining a is 10. When 90% decompose, remaining A is 10%, initially 100% था। अब इस एक्सप्रेशन को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टाइम हमें डिटरमाइन करना है 2.303 और K की जगह पर मैं लिख देता हूं 0.693 अपॉन 120 पर मिनट, लॉग ऑफ A नॉट की जगह पर 100, A की जगह पर 10, so this becomes log 10
log 10 is 1, so this comes out to be 2.303 into 120 upon 0.693 minutes. This is the answer. The 17th problem. Now, let's start reading 19th problem. 17th problem में बस यह बात समझनी थी कि when 90% डिकम्पोज जब हो जाता है तो 90% तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, रिमेनिंग रिएक्टेंट इज 10%. तो ए नॉट की जगह 100 लिखा जा सकता है और ए की जगह पर 10 लिखा जा सकता है. ए नॉट अपॉन ए जब हम लिखेंगे तो वह 100 अपॉन 10 होगा और log ऑफ 10 इज 1. log ऑफ 10 इज 1, तो यह पूरी क्वांटिटी 1 हो जाएगी और 2.303 और के की वैल्यू हमने इधर लिखी दी है. अब बिल्कुल सिंपल सा यह कैलकुलेशन कर ले रहा है और हमें आंसर आ जाएगा. नाउ 19th प्रॉब्लम. द रिएक्शन ओबेइंग सेकेंड ऑर्डर, वी हैव गॉट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन is 50% complete after 450 minutes. 50% complete in 450 minutes. तो इधर से कंक्लूजन लग गया. What is the conclusion? That half life is 450 minutes. This is the half life. यह कंक्लूजन हो गया क्योंकि रिएक्शन 50% कंप्लीट 450 मिनट्स में हो रही है, तो हाफ लाइफ हमें मिल गया. और ए नॉट दे रखा है. द इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1.35 मोलर. कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट. फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वी नो दैट half life is given by 1 upon A naught K. This is the expression for the half life for second order reaction. Recall that this is for second order reaction. Second order reaction के लिए half life के लिए expression हमने लिखाया हुआ है. So K is equal to 1 upon A naught into T half. तो A naught की जगह पर मैं लिख देता हूं 1 upon 1.35 मोलर और T half की जगह पर मैं लिख देता हूं 450 minutes. So K comes out to be 1 upon 450 into 1.35 per molar per minute. This is the value of K and this is the answer along with the unit. We'll solve 23rd problem. Note it down. Second order reaction के लिए second order reaction के लिए उन्हें दिया 50% completed in 450 minutes. From here we conclude that यदि रिएक्शन 50% 450 मिनट्स में कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब हाफ लाइफ 450 मिनट्स है. ए नॉट दिया हुआ है. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने यह हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन थ्योरी में डिस्कस कर रखा है, डिराइव करा रखा है, बता रखा है और यह लिख दीजिए. और इधर से हमें के मिल जाएगा 1 अपॉन ए नॉट इंटू टी हाफ. ए नॉट की वैल्यू रख दी, टी हाफ की वैल्यू रख दी. वंस अगेन इस तरह की चीजें आपको मेमोराइज करने की आवश्यकता होती है एंड इन ऑर्डर टू मेमोराइज देम you need to solve a minimum of 4 or 5 numerical problem over each such expression. इस तरह के एक एक एक्सप्रेशन पे आपको 4-5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना ही चाहिए. जब आप 4-5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हो तो आपको इस तरह के एक्सप्रेशन थॉरोली मेमोराइज हो जाते हैं, दिमाग में बैठ जाते हैं. एग्जामिनेशन में आने पर आप उन्हें अप्लाई कर पाते हो. अब हम 23rd प्रॉब्लम करेंगे. दोनों के सोल्यूशन को ध्यान से देखिए. Now, I'll discuss 23rd problem. Not only 23rd problem, simultaneously I'll also discuss 24th problem. 23rd और 24th को दोनों को एक साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि कंसेप्ट इधर क्लियर करेंगे हम. देखिए 23rd प्रॉब्लम एक बार ध्यान से देखें क्या है. हाफ लाइफ
period value for decomposition of ammonia over tungsten wire are given below. Find the order of reaction. इनिशियल प्रेशर P नॉट दे रखा है और हाफ लाइफ T हाफ दे रखा है. इनिशियल प्रेशर 50, 100, 200. हाफ लाइफ दिया हुआ है 3.52, 1.82, 0.93. इनिशियल प्रेशर mm में और हाफ लाइफ किसी भी यूनिट में, लेट अस से in minutes. अब what is order of reaction पूछा है. What is order of reaction? अब सबसे पहले half life is changing with initial concentration. Half life, observe that half life is changing with initial concentration और with concentration. Initial लिखने की भी आवश्यकता नहीं है. It implies that it's not first order reaction. वह first order reaction तो नहीं हो सकती. Because in first order reaction, half life always remain constant, it never change with concentration. Note, in first order reactions, half life is constant and it never change with concentration. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कभी भी चेंज नहीं होती है, वह हमेशा कांस्टेंट रहती है. तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं है. अब यदि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है तो ये जीरो ऑर्डर भी हो सकती है, सेकेंड ऑर्डर भी हो सकती है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकती है. इसके लिए जरा देखिए, कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे डबल हो रहा है, हाफ लाइफ वैसे वैसे आधी होती जा रही है. तो अब रिकॉल कीजिए, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अभी अभी हमने लिखा था, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन half life is given by 1 upon A naught K, or half life is inversely proportional to concentration. देखिए, concentration डबल हुआ, हाफ लाइफ आधी हुई. फर्दर concentration डबल हुआ, हाफ लाइफ आधी हुई. Observe that here also, when P naught is doubled, T half is halved. Hence, its second order. यह जो रिएक्शन है, यह डेफिनेटली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में. ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर डेटा को देखकर आप कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कुछ इक्वेशंस लिखेंगे. इनफैक्ट आपको सिर्फ यह बात कंक्लूड करनी है कि हाफ लाइफ वेरी कर रही है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर नहीं. और यदि यह फर्स्ट ऑर्डर नहीं है तो या तो जीरो ऑर्डर होना चाहिए या फिर यह सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए. अब हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है और हाफ लाइफ आधी हो रही है. इसका मतलब हाफ लाइफ is inversely proportional to concentration, and if half life is inversely proportional to concentration, it means definitely it must be second order reaction. क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का यह एक्सप्रेशन हमने देख रखा है, हाफ लाइफ इज 1 upon A naught K. हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन.
इसका मतलब यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इस बात को हम कंक्लूड कर लेंगे और इस बात को हम लिख भी देंगे। इसी बात को और फर्दर समझने के लिए 24th प्रॉब्लम भी इसी समय हम देखते हैं। 24th प्रॉब्लम इनफैक्ट वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर प्रॉब्लम है। अब देखिए, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज 80 मिनट एट सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज हाफ, द हाफ लाइफ पीरियड इज ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? हमें इधर से भी यहां देखना है, हाफ लाइफ टी हाफ इज halved when A naught is also halved। जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आधा कर रहे हैं तो हाफ लाइफ भी आधी हो रही है। अब मैं कहता हूं दिस ऑब्जर्वेशन सिंपली इंप्लाइज दैट इट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ इतनी सी बात नोट करके ही हम इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल देते हैं, बिकॉज इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज A naught by 2K। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन आधा होगा, हाफ लाइफ भी आधी हो जाएगी। इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हुआ तो हाफ लाइफ भी हाफ हुई। Hence, definitely it must be a zero order reaction। इधर कुछ भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जो दिया गया इंफॉर्मेशन है, जो दिया गया डेटा है, उसको ध्यान से देखना होता है, सोचना होता है और यह कंक्लूड कर लेना होता है कि वह रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है। ध्यान रहे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती है। कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो, कॉन्सेंट्रेशन कम हो, कॉन्सेंट्रेशन चाहे बढ़े, कॉन्सेंट्रेशन चाहे घटे, रिएक्शन की हाफ लाइफ फिक्स वैल्यू होती है। इट्स ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। व्हाइल इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा वैसे वैसे हाफ लाइफ भी बढ़ती चली जाएगी। देखिए ध्यान से, आज के दिन मैंने आधे घंटे का डिस्कशन कराया है और इसमें कुछ 7-8 सवाल डिस्कस करा है। कल के दिन हम इस डिस्कशन पार्ट को कंटिन्यू करेंगे कुछ और भी अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ जो आपके डाउट्स होंगे। गुड बाय, गुड डे, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।